हेलो एवरीवन। तो यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड पे। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था ना। और ये बताया था मैंने कि पदार्थ वो होते हैं जिसमें कि द्रव्यमान हो, जो कि स्थान घेरे, यानी कि जिसमें आयतन हो। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, वायु, हवा भी है। और मैंने ये बोला था कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले पदार्थ तीन रूप के होते हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलूं तो इसमें प्रॉब्लम मत करना, ठीक है ना। ना याद हो तो याद कर लो कि ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड, और गैस तो गैस है ही। देखो क्या है ना, आगे चल के यार ये सारी चीजें कोई हिंदी में नहीं पढ़ाता, कहीं नहीं। मतलब 11वीं 12वीं में तो गलती से ही मास्टर ठोस बोलेगा और द्रव बोलेगा, ज्यादा वो सॉलिड और लिक्विड ही बोलेगा। भले ही आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, लेकिन सारी चीजें हिंदी में लिखवाई जाएगी। लेकिन जो मेन मेन टर्म्स है ना, उसको इंग्लिश में ही यूज किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में यूज करना आसान है और आगे आपके लिए फायदेमंद भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए अभी से ये आदत डाल लो कि जिस जिस चीज का मैं वर्ड लिखता जाऊं, मतलब जिस हिंदी का इंग्लिश लिखता जाऊं, उसको याद करते जाओ। ठीक है ना। मैं खुद इतनी बार उसको यूज करूंगा कि आपको याद होने लगेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी याद करो। ओके, तो आगे बढ़े। हमारे चारों तरफ तीन तरीके के ये पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब जरा एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है ना। तो आप लोग भी अपने कॉपी में ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे टेबल बना लीजिए, ठोस, द्रव्य और गैस। ये द्रव्य और ये गैस, ऐसे तीन भाग में जरा बांट लीजिए। ओके, ज्यादा नहीं, बस इसमें 5-6 लाइन ही लिखवाऊंगा मैं। बाकी चीजें तो आगे आएंगी, अभी मैं 5-6 चीजें इसमें बताना चाहता हूं आपको। देखिए, जो ठोस होता है, अभी मैंने पीछे एक बात बताई थी कि किसी भी पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। किसी भी पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, पिछली क्लास में क्या बताया था कि बहुत सारे कण आपस में मिलते हैं, फिर मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है, और फिर बहुत सारे अणु आपस में मिलेंगे तो पदार्थ बने। कहने का मतलब यह है कि अभी तो अणु और परमाणु को गोली मारो। गोली मारो इन द सेंस, सही का गोली मत मारो। कहने का मतलब है कि अभी इसको साइड रखो, जब अणु परमाणु हम लोग पढ़ेंगे, यौगिक तत्व, वहां पे इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करेंगे, कण, कि हम बहुत सारे कण को आपस में मिलाते हैं तब जाके पदार्थ बनता है। जैसे मान के चलो हमें लोहे का एक रॉड चाहिए, तो क्या कहीं धरती पे लोहे का रॉड फेंका गया है क्या कि तुम जाओगे उठा लोगे और अपना काम कर लोगे? नहीं, बल्कि आयरन, यानी Fe, आयरन होता है Fe, अभी आगे सीखेंगे। ये कहीं पे पड़ा होगा, मिट्टी में मिला होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडस्ट्री में लेकर आएंगे, लैब में लेकर आएंगे, मिट्टी, कंकर, पत्थर को अलग करेंगे और आयरन को निकालेंगे। फिर एक आयरन के कण दूसरे से मिलेंगे, दूसरा तीसरा से, चौथे, पांचवे, छठे, ऐसे कर करके हम लोग फिर बहुत सारा आयरन हो जाएगा, तब उसको एक सही आकृति में ढाल देंगे, जिस आकृति की हमें जरूरत हो। अगर हमें रॉड चाहिए तो रॉड बनाएंगे, गोला में चाहिए गोला बनाएंगे, जैसा जरूरत हो वैसा हम बना लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे कण आपस में मिलके पदार्थ बनाते हैं। तो जो ठोस होता है ना, ठोस, ये जो ठोस के कण होते हैं, इसके कण, ठोस के कण, ये आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं। जैसे देखो, मान के चलो कोई भी पदार्थ है जो कि ठोस है, एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके ये बहुत मजबूती के साथ आपस में बंधे होंगे। ठीक है ना। इनके बीच में
एक कण का दूसरे कण के बीच का जो बंधन है वो बहुत मजबूत होगा, ठीक है ना, और ये बंधन टूटता नहीं है जल्दी। इसीलिए जो हार्ड चीजें होती हैं जैसे लोहा है, क्या तुम लोहे को आसानी से तोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं भाई। तो कहने का मतलब है जो ठोस होते हैं इनके कण आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं, पहली बात। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो, यानी द्रव की बात कर रहे हैं, द्रव के जो कण होते हैं वो आपस में मजबूती के साथ नहीं बंधे होते हैं, ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। मतलब एक यहां होगा तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, इस तरीके से बंधे होंगे। मतलब आपस में सटे भी नहीं होते हैं। मैं तुमने तो सटा दिया, ये सटाना भी नहीं चाहिए। देख लो, रुको जरा इसको हटा ही देता हूं मैं, ये सटाना भी गलत है। मतलब अगर सट जाएंगे तब तो मजबूत ज्यादा हो जाएगा ना, सटे भी नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। इसीलिए तो जो द्रव होता है वो बहने लगता है। जैसे मान के चलो ये कंटेनर में हमने रख दिया, एक डिब्बे में रख दिया, ठीक है ना। तो आप देखो इस डिब्बे में जो द्रव के कण हैं, किसी भी द्रव पदार्थ है उसके कण आपस में मिले हुए नहीं है। तो जब इसीलिए द्रव आपस में मजबूती के साथ नहीं बंधे होते हैं, तो जब इनको तुम जमीन पर रखोगे तो ये क्या होगा, बहने लगेगा, क्योंकि आपस में इनमें मजबूती ही नहीं है। मजबूती नहीं है तो दूसरा जो है सो खिसक जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि साथ मिलकर रहने पर एकता जो है वो बनी रहती है। देखो ठोस जो है कितना एकता है इसमें, साथ है, सब एकता है, ठीक है ना। लेकिन द्रव है, इनमें एकता ही नहीं है, तो इसीलिए बह जाते हैं, एक एक रास्ते, दूसरा दूसरे रास्ते। पानी देख लो जैसे। और गैस, इसका तो भैया कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल परम आदमी है, परम। एक यहां होगा तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, बस। मतलब गैस के जो कण हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए तो हवा चारों तरफ घूमती रहती है। बात समझ में आया ना। तो ये कण के बारे में मैंने बताया कि ठोस, द्रव और गैस के कण जो हैं वो किस तरीके से होंगे। अब इस बात को जरा लिख लेते हैं तो ज्यादा मजा आए। क्या लिखोगे? देखो, लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। ठोस के कण यानी कि अणु, यानी कि परमाणु, लेकिन अणु परमाणु हम लोग नहीं लिख रहे हैं, चाहो तो आप यहां लिख भी सकते हो, अणु परमाणु, ठीक है ना, अणु परमाणु। तो जो ठोस के कण होते हैं या अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ये आपस में मजबूती से बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं। बात समझ में आई? दूसरा, अभी ठोस की ही बात कर रहे हैं, चल लाओ इसी को, इसको भी लिख ही ले, इसको भी लिखो। और जो द्रव के कण होते हैं, द्रव के कण, ये ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा आपस में कम मजबूती, कम मजबूत में बंधे होते हैं, आपस में कम मजबूत, मजबूती से बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं। क्या बात समझ में आ गई? और गैस के बारे में क्या ख्याल है? गैस के जो कण होते हैं ये तो बहुत ही कमजोर होते हैं। तो आप लिख लीजिए कि गैस के कण बहुत कमजोर होते हैं, यानी आपस में बिल्कुल भी नहीं बंधे होते, ठीक है। गैस के कण बहुत कमजोर होते हैं। बंधने के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, आपस में बंधने की। तो गैस के कण बहुत
कमजोरी से बंधे होते हैं। ठीक है ना, बहुत कमजोरी, मतलब इतनी कमजोरी कि एक कण यहां है तो दूसरा कण कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, तीसरा कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, इसीलिए तो गैस चारों तरफ फैली रहती है। वरना अगर एक कण दूसरे से ज्यादा मजबूती में आ जाए तो कहां फैलेगी। बात समझ में आ रही है। तो गैस के कण बहुत कमजोरी से बंधे होते हैं। ओके, आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ठोस के आप कण देख रहे हो, ये आपस में मजबूती से बंधे हैं, यानी कि एक कण का दूसरे कण के बीच की दूरी बहुत कम है। जाहिर सी बात है, मतलब एक ये कण है, एक ये कण है, तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे है, तो इसके बीच की दूरी कितनी कम है, बहुत कम है। जबकि द्रव जो है, द्रव एक यहां है एक यहां है, तो इसके बीच की दूरी ज्यादा है। और गैस में एक यहां है एक यहां है, तो इसकी दूरी सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ठोस के दो कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। लिख डालो, ठोस के दो कणों के बीच की दूरी, कणों या अणुओं या परमाणुओं कुछ भी, ठोस के दो कणों की बीच की दूरी बहुत कम होती है। द्रव में क्या लिखोगे, द्रव में क्या लिखोगे, यहां लिखना कि द्रव के दो कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा होता है। लिख डालो, लिखो, द्रव के दो कणों के बीच की दूरी, द्रव के दो कणों की बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है। और गैस में लिख डालो, गैस में क्या लिखोगे कि गैस के दो कणों की बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। गैस के दो कणों की बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। चलो आगे आओ, चाहो तो वीडियो को रोक के आप लिख लो ये बातें, फिर मैं आगे समझा रहा हूं। देखो, दो कणों के बीच की दूरी, ठोस में दो कणों के बीच की दूरी कम होती है, इसीलिए ये मजबूती से बंधे होते हैं। अरे मान के चलो कि किसी दो चीज के बीच की दूरी कम है, तो यानी कि वो दोनों मजबूती से बंधे हैं। और अगर दूरी दूरी है, ज्यादा दूरी है, तो यानी उनमें मजबूती कम है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंकेज है। अगर दोनों के बीच की दूरी कम है यानी ज्यादा मजबूत है, दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है यानी कि ये कम मजबूत हैं। क्लियर। केमिस्ट्री की भाषा में इनको हम लोग अंतरा अणुक स्थान और अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। थोड़ा सा नाम बहुत अजीब सा है, लेकिन आप लोग लिख लो, लिखो जरा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके हिंदी मीडियम में इसी का यूज होगा। मैंने सिंपल भाषा में तो समझा ही दिया, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में भी समझ लो। देखो, केमिस्ट्री पढ़ने का मैं आपको एक नियम बता दूं। केमिस्ट्री कहता है, केमिस्ट्री कहता है कि मुझे पहले समझो। जिसको केमिस्ट्री शुरुआत में समझ में आती है, उसी को अंतिम में भी समझ में आती है। अगर आपको शुरुआत की चीजें समझ में नहीं आएगी तो अंतिम की चीजें भी समझ में नहीं आएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओ, क्योंकि एक दूसरे से सारी चीजें लिंकेज होती हैं। दूसरी बात, केमिस्ट्री शुरुआत में पढ़ना कठिन है, लेकिन बाद में पढ़ना आसान है। आप समझ रहे हो ना। शुरू में कुछ चीजें आपको नई नई आएगी ना, तो माथा ऐसा हो जाएगा कि यार ये पता नहीं क्या आ गया, क्या याद करना है। लेकिन एक बार वो जब समझ लोगे ना, तो उसी का 50 बार आगे यूज होगा और आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, आपको मजा आने लगेगा। तो इसीलिए शुरुआत में अगर थोड़ा सा तकलीफ हो तो सहन करना। ठीक है ना। जो तकलीफ सहन करते हैं उन्हीं की जीत होती है। चलो
तो अंतरा अणु का स्थान क्या है, ये लिख डालो। किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को, किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के अणुओं, मतलब कोई भी पदार्थ हो तो उनके अणुओं के बीच या कणों के बीच, कणों लिख सकते हो, कणों या अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। क्लियर है ना? किसी भी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी, मतलब किसी भी पदार्थ के कण के बीच में कितनी दूरी है, वो अंतरा अणु का स्थान है। तो बताओ, ठोस में अंतरा अणु का स्थान सबसे कम, द्रव में अंतरा अणु का स्थान ठोस से ज्यादा, और गैस में अंतरा अणुक स्थान सबसे ज्यादा। बात समझ में आई? सबसे ज्यादा। क्लियर? ठोस में अंतरा अणु का स्थान सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। दूसरा जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसमें था कि मजबूती वाली बात, उसको हम लोग कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। एक अणु दूसरे को बांध के रखता है, मतलब आकर्षण ही तो होता है उसमें। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, ठीक है ना? आकर्षण होना यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है कि किसी भी पदार्थ के दो कणों के बीच की जो मजबूती है ना, कि आखिर वो उसके बीच में कितना बल है, कितनी मजबूती है, इसी को हम लोग अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, पहले लिख डालो। किसी भी पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाली या लगने वाले बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को, जैसे देखो इधर एग्जांपल, ठोस में जो अंतरा अणुक आकर्षण बल होगा वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आपस में बंधे हैं। द्रव में उससे कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है ना? तो कोई पूछे कि अंतरा अणुक आकर्षण बल किस में ज्यादा होता है, तो ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में। इसीलिए गैस में स्थान सबसे ज्यादा होता है, मतलब दूरी, द्रव में उससे कम और गैस ठोस में सबसे कम। तो मुझे लगता है ये बातें समझ में सभी लोगों को आ गई होंगी। ठीक है, एक सवाल यहां यह बनता है कि आखिर दो अणुओं के बीच में हमेशा आकर्षण बल ही क्यों लगता है? वो जो रिपल्सन वाला होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकारक, वो क्यों नहीं होता? ये थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात है, हालांकि इतने भी ऊपर नहीं है, समझाया जा सकता है, लेकिन लाइव क्लासेस में कभी इस बात पे डिस्कस करेंगे। चलो अभी नहीं समय बर्बाद करते। अगर आपका मन होगा तो मैं समझा दूंगा, आप कहोगे तो, वरना जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है वो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस के एक एक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? एक एक गुण के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था ना, आकृति, आयतन, घनत्व, क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विसरण, ऊर्ध्वपातन, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी जिसको कहते हैं, प्रसार, संकुचन, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं
उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और ठोस द्रव गैस में उसमें अंतर देखेंगे कि आखिर घनत्व तो ठोस का ज्यादा होता है कि द्रव का कि गैस का, होता है तो क्यों, संपीड्यता किस में ज्यादा होती है, विस्तरण किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, इस बारे में हम लोग अब सीखना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये बात क्लियर हो गई। हम लोग अब गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पदार्थ के गुण। उसके आधार पर ठोस द्रव गैस को हम लोग कैटेगरी में बांटेंगे। तो सबसे पहला हम लोग गुण पढ़ने वाले हैं आकृति, आकृति और आयतन। ठीक है ना। आकृति बोले तो शेप, मतलब क्या शेप है उसका, एंड आयतन बोले तो वॉल्यूम। इसके बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से ये डिस्कस करेंगे, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं थक गया हूं थोड़ा सा, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है ना। बहुत सारी क्लासेस हो गई सुबह से, लगभग 3 घंटे हो गए मुझे पढ़ाते हुए लगातार। तो इसीलिए अभी यहीं पर रुकते हैं। अगली क्लास से थोड़े से लंबे लंबे लेक्चर भी मैं बना दूंगा, लगभग 25-30 मिनट या 35 मिनट का, तो आप लोग आराम से देखना। ठीक है ना। और इसको हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ऐसे ही ऊपर से पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ठोस की आकृति और आयतन क्या होती है, क्यों होती है, द्रव में क्या केस है, गैस में क्या केस है, सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हर एक गुण को लेंगे और सब पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पदार्थ वाला जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होगा। क्लियर बात। चलिए, देखिए, आप लोग परेशान ज्यादा ना होना, आप लोग ज्यादा परेशान ना होना, हमें मालूम है कि क्या पढ़ाना है, इस बारे में आप लोग चिंता मत करना। अभी तो मैं धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं ताकि जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं वो भी साथ आ जाएं, वरना अभी 2 लेक्चर में मैंने जितना पढ़ाया है ना, पूरा पदार्थ जो है सो 2 लेक्चर में पढ़ा देता हूं। किन बच्चों को, जिनका बेसिक अच्छा होता है, जिनका मतलब कि पहले से जो तैयार होते हैं, 2 से 3 लेक्चर में पूरा का पूरा पदार्थ खत्म हो जाता है। 1-1 घंटे का लेक्चर हो तब लगभग 3 घंटे का समय तो लग ही जाता है। तो ये कब होगा, जब आप लोग भी जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, थोड़े से आप लोगों भी में भी आ जाएगी क्षमता ज्यादा, तो देखना आगे के चैप्टर जो है ना वो 5 घंटे में खत्म हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत के चैप्टर मुझे 10 घंटे भी लगेंगे एक चैप्टर को पढ़ाने। तो ये समय समय की बात है, समय समय पे आप लोग जैसे आप लोगों का दिमाग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग भी अपने में थोड़ी सी तेजी लाते जाएंगे। ओके। तो चलिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को इनवाइट कीजिए, उन्हें भी कोर्स ज्वाइन करवाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अगर नहीं किया तो लाइक कीजिए वीडियो को। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।